नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था और व्यवस्थापिका की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि व्यवस्थापिका क्या है, उसके क्या कार्य हैं और क्या शक्तियाँ हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका को प्राय दो भागों में बांटा गया है, एक संज्ञानात्मक व्यवस्थापिका और द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका। जिस राज्य में केवल एक ही सदन होता है उसे एक संज्ञानात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं और जिस राज्य में दो सदन होते हैं उसे द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। आजकल दुनिया के देशों में एक संज्ञानात्मक व्यवस्थापिका कम पाई जाती है और इसमें देखा जाए तो यूरोप के कुछ देशों में जैसे ग्रीस, बुल्गारिया आदि देशों में एक सदनी है, व्यवस्थापिका का एक सदनी पाया जाता है और दुनिया के अधिकांश देशों में आज दो सदन पाए जाते हैं। इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों में आज द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। तो हम आज द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में जो तर्क हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल दुनिया के अधिकांश देशों में द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। जैसे भारत में भी दो सदन है व्यवस्थापिका के, राज्यसभा और लोकसभा। इंग्लैंड में भी दो सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। अमेरिका में भी दो सदन है, जैसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, तो विश्व के अधिकांश देशों में दो सदन ही है व्यवस्थापिका के। तो इसीलिए हम पहले पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका के द्विसंज्ञानात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में जो क्या क्या तर्क हैं। तो पहला है कि तर्क ये है कि विवेकपूर्ण पुनः विचार हो जाता है। तो दो सदन का जो सबसे पहला फायदा ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक सदन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेता है या कोई कानून का निर्माण कर देता है। तो जो अगर दूसरा सदन है तो वहाँ पर जब ये जाता है विधेयक, तो उसे दोबारा इस विधेयक को पर दोबारा पुनः विचार करने का मौका मिल जाता है और इस दौरान जो पहला सदन है वह भी उसके ऊपर दोबारा पुनः विचार कर सकता है। तो जो कानून है उसके ऊपर पूरे गंभीरता से वह वापस विचार होने के कारण उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसे सुधारा जा सकता है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया पक्ष है। दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क है वो है कि एक सदन की निरंकुशता पर रोक लगती है। अगर दो सदन होंगे तो एक सदन अधिक निरंकुश नहीं हो पाएगा, दूसरा सदन उस पर नियंत्रण बना के रख सकता है, वह उसके विधेयकों को रोक सकता है और उनमें कोई कमी निकाल सकता है, उसे सचेत कर सकता है। तो एक सदन की निरंकुशता पर रोक लगता है। ये भी इसका एक बहुत पक्ष में बढ़िया पॉइंट है। तीसरा है कि विशिष्ट वर्गों और हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर एक ही सदन है तो वहाँ पर अगर एक दल का काफ़ी बड़े बहुमत आ गया तो जो विभिन्न वर्गों के, किसी देश में अगर विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं या विभिन्न हितों के जो व्यक्ति रहते हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो अगर द्वितीय सदन होगा तो ऐसे वर्गों को और ऐसे अलग अलग हितों से जुड़े हुए लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगा द्वितीय सदन में। तो ये एक इसका बड़ा बेनिफिट है। हम देखते हैं कि राज्यसभा में भारत के जो विभिन्न प्रांतों के या विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं उन्हें वहाँ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और जो राज्य होते हैं उन राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व करने का जो मौका है वह द्वितीय सदन में मिल जाता है। जैसे हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें या भारत का एग्जाम्पल ले लें तो भारत में से राज्यसभा है, अमेरिका में सीनेट है। तो उन जो सदन है उसके अंदर राज्यों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, उनको मौका मिल जाता है जो वो अपने देश, अपने राज्य की के बारे में जो समस्याएं हैं उनको वहाँ पे सदन में वो रख सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो ये जो इकाइयाँ हैं, राज्य रूपी इकाइयाँ हैं, इनको अपना मत रखने का अधिकार मिल जाता है।
नेक्स्ट है कार्यभार में कमी। अगर आजकल हम देखते हैं कि वर्तमान में सरकार का जो कार्य है वो अत्यधिक बढ़ गया है, इतना अधिक बोझ हो गया है उसके ऊपर, कार्यों का बहुत ज़्यादा। तो दो सदन होने के कारण उनके कार्यभार में भी थोड़ी कमी आ जाती है, उनका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये भी उसके पक्ष में एक अच्छा तर्क है। नेक्स्ट है प्रतिभाओं को प्रतिनिधित्व। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जो देश की महत्वपूर्ण प्रतिभाएं होती है उनको वह चुनाव में जीत नहीं पाती, उनको इतना अच्छा वो जनता के सामने लक्ष्यदार भाषण वो नहीं दे पाते और जनता के सामने इतना वो चुनाव जीतने का प्रयास नहीं कर पाते। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण जो इंटेलिजेंट जो वर्ग है, चाहे साहित्य से जुड़ा हुआ है या कला से जुड़ा हुआ है या शिक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा जो वर्ग है जो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे लोगों को जो मौका है वो द्वितीय सदन में ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है, तो ये भी इसके पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। लास्ट हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत शांत वातावरण। द्वितीय सदन है वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म बहस नहीं होती, इतना ज़्यादा वाद विवाद नहीं होता, तो वहाँ का वातावरण थोड़ा शांत रहता है। तो शांत वातावरण में कानून या किसी विधेयक पर बहुत अच्छे से विचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। धन्यवाद।